Hello everyone, good afternoon. Last टर्न पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी और इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब कुछ सीक्वेंस हमारा चल रहा था। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जहाँ पर हमने देखा था कि जब किसी प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी वी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसके लिए सी का कैलकुलेशन, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस गिवन प्रोसेस विल बी सी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंसेप्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। अब आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, आज हम पहले दो चीजें और कवर अप करेंगे। पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे थे वो सब एक सिंगल गैस के लिए देखा था। जैसे एग्जांपल, कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस प्रेजेंट है। तो जितने भी हम लोगों ने केसेस देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे, दे वर ऑल एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल गैस, मतलब सिंगल काइंड ऑफ गैस, सिंगल टाइप ऑफ गैस के लिए एप्लीकेबल थे। अब हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हमारे पास कंटेनर के अंदर दो या तीन गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट होता है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की मोलर हीट कैपेसिटी, सिस्टम का इक्विवेलेंट, जो हम बोल सकते हैं सीपी बाय सीवी का रेशियो जो गामा होता है, गामा की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, गामा ऑफ मिक्सचर क्या होगा, इन सबसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और सेकंड, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दो चीजें हमें आज देखनी है। चलो, तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस से। हाँ, तो प्रोसेस देखो बहुत ही सिंपल सा है। अगर हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स की गैस है, फर्स्ट गैस मॉलिक्यूलर मास m1, नंबर ऑफ मोल्स n1, और सेकंड गैस मॉलिक्यूलर मास m2, नंबर ऑफ मोल्स n2, अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर जो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास होता है, मुझे लगता नहीं एक्सप्रेशन मुझे बताना चाहिए था, ये तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो सेम एक्सप्रेशन। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, n1m1 प्लस n2m2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा। अगर हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिलेगा उसका इफेक्टिव या इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सेम केमिस्ट्री वाला एक्सप्रेशन, दो गैसेस, तीन गैसेस, चार गैसेस, जितनी भी गैस हम मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर होगा उसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास का एक्सप्रेशन हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ये होगा सिस्टम का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर भी वैसे किसी को किसी एक्सप्रेशन में डाउट हो बता देना, मैसेज कर देना अगर इस एक्सप्रेशन में कुछ डाउट हो।
या आगे आने वाले एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा पूछना हो बता देना। चलो अब सेकंड जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होगा गैसेस के लिए जिसकी हम बात करना चाहते हैं, वो सेकंड पैरामीटर होगा इंटरनल एनर्जी। ऑब्वियसली जब हम दो गैसेस को मिक्स करेंगे तो सिस्टम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो दोनों की इंटरनल एनर्जी का सम होगी। देखो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस को मिक्स कर दिया। अब दो गैसेस को मिक्स करने पर जो सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी होगी उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो इक्विवेलेंट या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर विल बी द सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज ऑफ बोथ द इंडिविजुअल गैसेस। तो हम लिखेंगे U ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2। U1 कितना होगा, और U2 N2 CV2 इंटू T। जहाँ पे T क्या है, T वो जो मिक्सचर होगा उसका जो टेम्परेचर होगा। तो हेडिंग नोट कर लो, सेकंड वाला था इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा U1 प्लस U2। थर्ड पैरामीटर CV ऑफ मिक्सचर। समझ में आई क्या होगा, जिस तरह से भी आप लोगों ने इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास फाइंड करा है उसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे CV ऑफ मिक्सचर। और ये एक्सप्रेशन आता कहाँ से है, तो ये भी क्लियर होगा, हम लोगों ने सिंपली इंटरनल एनर्जीज जो है उनको एड अप कर दिया है। ये क्लियर है सबको, ये वाला एक्सप्रेशन N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2 कहाँ से आया है ये, अभी जो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था इसी एक्सप्रेशन का एक स्टेप और अगर हम आगे ले जाते हैं इसी एक्सप्रेशन को तो हमें मिलेगा C इफेक्टिव ऑफ मिक्सचर। ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं CV की। अच्छा सिमिलरली CP फाइंड कर सकते हो मिक्सचर का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा CP ऑफ मिक्सचर। क्या करेंगे बताओ, CV ऑफ मिक्सचर में हम क्या करेंगे, क्लियर हो रहा है ये। अभी हम लोगों ने फाइंड किया CV, और CV में हम एक्स्ट्रा अगर R का टर्म ऐड करते हैं तो CV प्लस R क्या हो जाएगा, CV प्लस R में अब जब हम लोग LCM लेंगे तो LCM लेने पर हमें जो टर्म्स मिलेंगे वो होगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन 3 बार दिख रहा है देखो, सेम एक्सप्रेशन मॉलिक्यूलर मास का, सेम एक्सप्रेशन CV का, सेम एक्सप्रेशन CP का। हम लोग इस वाले स्टेप से यहाँ पर कैसे आए ये सबको क्लियर है, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में कैसे आए ये सबको क्लियर हो रहा है। अच्छा ठीक है बता देते हैं, CP हमने कैसे फाइंड करा, आप LCM लेके देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो CP ऑफ मिक्सचर हम लिखेंगे CV ऑफ मिक्सचर प्लस R, वही CP माइनस CV इक्वल्स टू R वाला एक्सप्रेशन। ये हम लोग फाइंड कर चुके थे, CV ऑफ मिक्सचर N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस R। अब यहाँ से हम लोगों ने लिया है इस एक्सप्रेशन का LCM,
तो N1 CV1 प्लस आर, N2 CV2 प्लस आर होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बस अब इसके बाद वापस से हम यहाँ पे मेयर्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे मेयर्स फॉर्मूला अप्लाई करना, यहाँ पे फिर से मेयर्स फॉर्मूला अप्लाई करना, फाइनल रिजल्ट आपको दिख जाएगा। और याद रखना भी बहुत सिंपल है, तीनों केसेस में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास वाला एक्सप्रेशन यूज करा है, जो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास होता है उसी का एक्सप्रेशन हमने सेम टू सेम यूज करा है। ठीक है, लास्ट स्लाइड 1 मिनट रुक जाओ, पहले ही नोट कर लो, फिर लास्ट स्लाइड हम बता देते हैं। चलो अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो इसमें आप लोगों ने केयरफुली नोट करा, अभी तक हम लोगों ने गामा की बात नहीं करी है, सीपी की बात हो गई, सीवी की बात हो गई, गामा ऑफ मिक्सचर का डिस्कशन नहीं हुआ है, वो हम लोग एक क्वेश्चन के बेसिस पर करेंगे। और उससे पहले बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हीलियम है, दोनों को मिक्स करा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फाइंड करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं। वन 130 कैलोरी सबसे कॉमन आंसर आ रहा है, उसके अलावा भी कुछ आंसर आए हैं। देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करना है हमें, सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एरर के चांसेस बिल्कुल कम है इसमें। 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हीलियम, 5 से 15 कांस्टेंट वॉल्यूम। आंसर आना चाहिए 65 आर, मतलब 130 कैलोरीज। देखो 2 मोल हमें हाइड्रोजन गिवन है और 1 मोल हमें हीलियम गिवन है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस।
अब हम करेंगे क्या, हमें करना है सबसे पहले CV ऑफ मिक्सचर फाइंड। CV ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, N1CV1 हाइड्रोजन डायटोमिक प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सो सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा ये 5 और 3 8 4। कैलकुलेशन पार्ट देख लेना अपनी तरफ से। सॉरी, ये हो जाएगा 10 13 10 और ये 3 13 13 आर बाय अभी ठीक दिख रहा है। 13r/6 आने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज n इंटू CV ऑफ मिक्सचर इंटू डेल्टा टी। n कितना है, n हो जाएगा 3। टोटल मिलाकर हम देखेंगे तो n1 प्लस n2 हो जाएगा 3। CV ऑफ मिक्सचर 13r/6 और डेल्टा टी 5 से 15, तो 15 माइनस 5 65 आर। अब इसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन करना है कैलोरीज में, जो कि कर सकते हो, हीट की बात चल रही है, आर रख देना 2 130 कैलोरीज, और अगर आर को 8.31 रखते हो हमें आंसर मिल जाएगा जूल्स में। और वैसे ही पता है, CV नहीं भी फाइंड करते तो भी आंसर डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में CV ऑफ मिक्सचर फाइंड करने वाला कोई जैसा स्पेसिफिक वो थीम है नहीं। देखो, क्योंकि सिंपल बात है, अब कंटेनर के अंदर दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों को हीट अप करने में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इंडिपेंडेंटली तुम ये भी निकाल सकते थे आप लोग कि हाइड्रोजन को हीट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो अलग से कैलकुलेट करके निकाल लो। हीलियम को हीट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हीलियम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंटली निकाल लो, और दोनों को अगर सम भी कर देते हो तो भी आप ये फाइनल रिजल्ट पर आ जाओगे, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं। तो दोनों को इंडिविजुअली हीट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं गामा ऑफ मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, मीनवाइल इसमें रिलेशन फाइंड कर सकते हो, गामा ऑफ मिक्सचर का रिलेशन क्या होगा। क्या मैं ऐसा लिख दूं डायरेक्टली, बताना मुझे ये एक्सप्रेशन सही होगा कि नहीं होगा। गामा ऑफ मिक्सचर
क्या ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं क्या डायरेक्टली? ठीक है, बढ़िया, गुड। ये एक्सप्रेशन तो एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या मुझे एक फ़ॉर्मूला बता सकते हो इस केस में हम लोग गामा ऑफ मिक्सचर अगर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है? देखो उसका जो रिज़ल्ट है स्पेसिफिक फ़ॉर्मूला है, डेफ़िनिटली है, मैं बता रहा हूँ, वही रिज़ल्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर कभी मल्टीपल चॉइस में इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो, क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, बट जो मेन पर्पज़ है क्वेश्चन देने का मेन पर्पज़ ये था कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि गामा ऑफ मिक्सचर का हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। गामा ऑफ मिक्सचर फाइंड करने हम फॉर्मूला यूज करेंगे CV ऑफ मिक्सचर N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, जो कि N था, N मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स था, डिवाइड बाय N1 प्लस N2। इसको हम इधर ले आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है N के इक्वल। अब इसके बाद याद करो, हम लोगों ने एक रिलेशन लिखवाया था CV का वैल्यू का। हम लोगों ने CV लिखवाया था R अपॉन गामा माइनस वन। ये बहुत स्टार्टिंग में डिस्कशन में आया था, मैं बता दूं कब आया था, फाइंड भी कर सकते हो। मैंने बताया था CP माइनस CV इक्वल्स टू R, और ये एक इक्वेशन हो जाएगी और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी CV इज इक्वल्स टू गामा। अब इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से, दोनों एक्सप्रेशंस के हेल्प से हम लोगों ने एक बार फाइंड किया था वैल्यू ऑफ CV। यहाँ से CP निकालना, CP निकाल के यहाँ प्लेस कर देना तो CV मिल जाएगा। एक्सप्रेशन को रख देना, प्लस N2R अपॉन गामा 2 माइनस वन। तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये R कैंसिल कर रहा हूँ, जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो ये वाला रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, इस पर भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो उसमें ये एक्सप्रेशन भी आपको मिल सकता है। और इससे पहले वाला जो एक्सप्रेशन मैंने लिखवाया था, जो बता रहा था कि गामा ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, तो वो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होगा। गामा के लिए जो रिलेशन होगा, करेक्ट एक्सप्रेशन ये वाला एप्लीकेबल, ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड होगा। इसके आगे मैं इसको यहाँ पे लीव कर रहा हूँ, आगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आपको गामा की वैल्यूज दी हुई है, शायद 9/7 और 7/5 दी थी। 2 मोल 9/7 पर था, 2 मोल कितने पर था, 9/7 पर था, और 1 मोल 7/5 पर था। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज है ना, N1 गामा 1 N2 गामा 2 की वैल्यूज रखो और N को रख देना 3, N1 प्लस N2, N हो जाएगा N1 प्लस N2 3। वैल्यूज को रखोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट आ रहा था शायद 25/19, जो फाइनल रिजल्ट होगा 25/19, ये फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को हाईलाइट भी करके रख देना साथ में, जब क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन में, कि जब फॉर्मूला लिख रहे हो तो इसको एक अलग से इस फॉर्मूले को हाईलाइट करके रख देना, तो जब रिवाइज करते हो तो ये फॉर्मूला भी हमें से एक बार कंसीडर करना है। CP/CV ऑफ मिक्सचर से भी फाइंड कर सकते हो, काफी लोगों ने किया होगा।
पर अगेन प्रॉब्लम बस ये है कि डायरेक्टली देखो इसमें आपको सीपीयू सीवी की वैल्यूज तो पता नहीं है। अब आपने जजमेंट लगा लिया कि 9/7 और 7/5 के अकॉर्डिंग सीपीयू सीवी क्या होना चाहिए, तो ये एक बार एप्लीकेबल है, चल जाएगा वैसा केस। बट जो एक्चुअल प्रोसेस होगा वो अभी जो हमने बताया गामा का रिलेशन से होना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर होगा के लिए। तो हम लोग इसके और क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसके बाद जब टॉपिक एंड होगा तब हम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों को मिक्स करके इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अलग से ट्राई करेंगे। बट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप होगा और जो इनडायरेक्टली दो चीज़ों की बात करेगा। सेकंड लॉ के अंदर हमें दो चीज़ों की बात करनी है, एक होगा कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन्स और दूसरा होगा कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हीट इंजन्स की। नीडलेस टू से सबको पता होगा हीट इंजन का बेसिक पर्पस क्या होता है। हीट इंजन को हम हीट देंगे और वो हीट को वर्क में, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। पर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिसमें हीट इंजन वर्क करता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो हीट इंजन होता है वो एक हायर टेम्परेचर सोर्स से कुछ हीट लेगा। आपको हीट इंजन को हीट देनी है ना, तो हीट इंजन के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होगा। ये वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, हाई टेम्परेचर सोर्स कैसा होता है, लो टेम्परेचर सिंक कैसा होता है, ये भी मैं थोड़ी देर बाद एग्जांपल के हेल्प से भी बताऊंगा। अभी हम सिर्फ फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं पहले। फ्लो चार्ट मतलब एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है हीट इंजन का। तो देखो थोड़ा सा इसको ग्रेस्प करने की कोशिश करना। जो हीट इंजन होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस होता है कि वो हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे और हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक हाई टेम्परेचर सोर्स होगा, एक सोर्स होगा जो कि हाई टेम्परेचर पर होगा। हाई टेम्परेचर सोर्स से वो कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। से वो Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। अभी जो Q1 हीट मिली है, इस Q1 हीट का वो क्या करेगा, इस Q1 हीट का कुछ पार्ट तो वर्क में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो उसने 100 कैलोरी की हीट एब्जॉर्ब करी, तो अभी 100 कैलोरी में से, या 100 जूल की हीट एब्जॉर्ब करी, 100 जूल की हीट में से कुछ पार्ट तो 70-75 जूल जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा। रिमेनिंग 25 जूल जो वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसे लो टेम्परेचर सिंक में रिलीज करेगा। वो उसे क्या कर देगा, लो टेम्परेचर सिंक में वेस्ट हीट Q2 के फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो वो Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट जो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है वो वर्क में, उसे Q2 हीट वेस्ट हीट के फॉर्म में वो लो टेम्परेचर पर एक सिंक रखा होगा जहां पर वो हीट रिलीज कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट इंजन्स को साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करना है। कहने का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द साइकिल जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस को वापस अपने इनिशियल स्टेट में लाना है। क्यों, उसके बाद फिर से वो सेकंड साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर से कुछ वर्क ऑब्टेन होगा, उसने हीट एब्जॉर्ब करी, कुछ वर्क करा, रिमेनिंग हीट सिंक में रिलीज कर दी, और फिर से वो क्या हो जाएगा, वापस थर्ड साइकिल के रेडी हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल हीट इंजन्स मस्ट वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, अभी और डिटेल में हम इनकी बात करेंगे। थोड़ा बहुत अभी क्लियर हो गया होगा, बट अभी और डिटेल में बात करेंगे इसकी। इससे पहले हम ये नोट करेंगे ये पॉइंट्स। वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेंगे हाई टेम्परेचर सोर्स से, कुछ पार्ट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पाते वर्क में कन्वर्ट, करेंगे इस पर भी डिस्कशन। उसे वो क्या करेंगे, लो टेम्परेचर सिंक में रिलीज कर देंगे। और जितने भी हीट इंजन होते हैं वो सब एक साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट करेंगे।
साइक्लिक प्रोसेस वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, अभी हम देखो एक्सप्लेन करेंगे, जब हम एक एग्जांपल बताएंगे थोड़ी देर में, साइक्लिक प्रोसेस वाला पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। और एंट्रोपी वगैरह की बात भी होगी, वो तो अभी बहुत लेट आएगा एंट्रोपी, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, सोर्स सिंक सब एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा भी ग्रेस्प हुआ होगा पॉइंट ये, बट और डिटेल में इसकी हम बात करेंगे अभी। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट अभी हमने नहीं पढ़ा है, सेकेंड लॉ के 3-4 अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, हम अलग अलग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी हमने सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट की बात ही नहीं करी है। अभी हम सबसे पहले हीट इंजन्स का बेसिक मीनिंग है, ये ब्रॉडर है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन करनी है। वैसा जाए तो सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ से भी ज़्यादा वास्ट है, मतलब जब सेकेंड लॉ की हम थ्योरी की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ से भी ज़्यादा डिटेल्ड और है। बट जिस तरह से आप लोगों के बुक्स में सिलेबस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी, और इन जनरल आप लोगों की जेईई की तरह से मेंशन है, फर्स्ट लॉ ज़्यादा डिटेल में आता है और सेकेंड लॉ जो है वो बहुत कम आता है। चलो हम लोग एफिशिएंसी और ये वाला जो कंसेप्ट होता है दोनों को एक साथ ही डिस्कस करते हैं, पहले हम थोड़ा डिटेल में हीट इंजन की बात करते हैं। देखो अभी हम पहले एक फ्लो चार्ट बताएंगे कि हीट इंजन्स के लिए जितने भी हीट इंजन्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में के फ्लो चार्ट पे वर्क करते हैं, तो पहले हम उस फ्लो चार्ट की बात करेंगे और फिर हम उसका एक एग्जांपल बताएंगे। देखो जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे फ्लो चार्ट की, वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि यहाँ पर ये होता है वर्किंग सब्सटेंस, ये है वर्किंग सब्सटेंस, ये है सोर्स, हाई टेम्परेचर सोर्स, टेम्परेचर है T1, और एक होगा टेम्परेचर सिंक। टेम्परेचर T2,
और बाकी पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड है कि जो इंजन है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, जो हाई टेम्परेचर पर सोर्स है, यहाँ से कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करता है। देखो, यहाँ से इसने कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करी Q1। अभी जो इसने हीट एक्सट्रैक्ट करी, हाई टेम्परेचर से जो आप हीट ले रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? कुछ पार्ट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। इंजन क्या करेगा? यूजफुल वर्क करेगा, और रिमेनिंग पार्ट जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, वो उसे वेस्ट हीट, जो हीट कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, वेस्ट हीट जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो उसे लो टेम्परेचर सिंक में रिलीज कर देगा। तो इतनी हीट ली, इतनी हीट लेके उसने इतना काम करा, और रिमेनिंग हीट उसने लो टेम्परेचर सिंक में वेस्ट कर दी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन की। तो यहाँ पर अगर मुझे इंजन की एफिशिएंसी डिफाइन करनी होगी, तो इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल से सेंस अगर हम देखें तो एफिशिएंसी का मीनिंग होगा कितना वर्क करा और उसके लिए उसने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी, कितना आउटपुट में वर्क दे रहा है, यूजफुल वर्क दे रहा है, और उसके लिए वो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन होगा वर्क आउटपुट जो यूजफुल वर्क दे रहा है डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स। जो हाई टेम्परेचर सोर्स है, उससे वो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे हमें मिलेगी इंजन की एफिशिएंसी, और वो एफिशिएंसी यहाँ पर इस केस में हो जाएगी, इस पर्टिकुलर डायग्राम के केस में एफिशिएंसी ऑफ इंजन हो जाएगा W/Q1। ठीक है, अभी जो W है, इस वर्क को आप लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो। देखो, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2। ये बार एक बार जरा ये वाला एक्सप्रेशन देखो, क्लियर हो जाना चाहिए वैसे तो। Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2 प्रोवाइडेड प्रोसेस साइक्लिक हो। देखो, साइक्लिक प्रोसेस के एंड में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आता है? अगर मान लो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करके वापस सेम पॉइंट पर आ जाता है, तो इसका मतलब ओवरऑल उसने अपने अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं करी है। सेम स्टेट पर आने का मतलब समझ में आ रहा है? सेम स्टेट पर आने का मतलब होगा कि ओवरऑल उसका इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, और अगर उसके इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन इस टाइप से एप्लीकेबल होगा। वैसे मैंने लिखा पता है क्या है? मैंने इस टाइप से लिखा था, एक्चुअल एक्सप्रेशन ऐसा होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। पर अब देखो, जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू कितना है? जीरो है। डेल्टा क्यू कितना है? Q1 माइनस Q2 माइनस डब्ल्यू। तो ऑटोमेटिकली मुझे एनर्जी कंजर्वेशन का एक सेंस भी दिखता ही है ना। यहाँ पर देखो, सेंस दिख रहा है, इतनी हीट में से यहाँ जा रही है, कुछ वर्क जा रहा है, कुछ हीट रिलीज कर रहा है, तो वो वैसे भी दिखता है हमें डायरेक्टली। उसमें कोई फर्स्ट लॉ लगाने वाली बात ही नहीं थी, हमें डायरेक्टली दिख रहा था कि यहाँ पर Q1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q2 प्लस डब्ल्यू। तो देखो, यहाँ से वर्क निकालो, ये वर्क निकाल के यहाँ रख दो, तो एफिशिएंसी क्या आएगी? वर्क निकाल के यहाँ रखेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो, वर्क निकालो कितना होगा? Q1 माइनस Q2 द होल डिवाइड बाय Q1। तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये फ्रैक्शनल एफिशिएंसी होती है। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अलग से एक बार फिर से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, इंजन की एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं। इंजन की एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ रहा है 1 माइनस Q2 बाय Q1। और इसी को अगर मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो, तो परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। अब यहाँ से हम लोग ना एक स्टेटमेंट देखेंगे फर्स्ट लॉ का। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमेशा इंजन जब भी वर्क करेगा, हमेशा हमेशा उसे कुछ वेस्ट हीट सिंक में रिलीज करनी पड़ेगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, जो कंपल्शन है वो कंपल्शन क्यों है? अच्छा, एफिशिएंसी क्लियर नहीं हुई अच्छे से। ठीक है, देखो, एफिशिएंसी का मतलब देखो क्या है। एक तरह से एफिशिएंसी वैसे देखो बहुत लॉजिकल टर्म था, इसमें अलग से कुछ ऐसा समझने लायक था नहीं। देखो, आप इंजन से क्या चाहते हो? इंजन जो है उससे आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है?
इंजन से आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो आपके लिए वर्क परफॉर्म करके दे। इंजन क्या करता है? कोई भी इंजन लगा तो इंजन करता है, वर्क परफॉर्म करता है। तो हमारे लिए डिजायर्ड आउटपुट क्या है? डिजायर्ड आउटपुट होता है वर्क। हम चाहते हैं इंजन वर्क करके दे। उसके लिए अपने आप फ्री में तो वर्क नहीं करेगा, उसको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट क्या मांग रहा है? वो इनपुट में हीट मांग रहा है। ये यहाँ पर देखो हीट मांग रहा है। अब जितनी हीट दे रहे हो उसके प्रपोर्शन में वो कितना वर्क करके दे रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी क्या होगी? डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। घर से अगर आपको 75 रुपीज का सामान खरीदने के लिए बोला जाता है तो घर से कितने रुपए लेके जाते हो? 100 रुपए लेके जाते हो। 100 रुपए में से क्या करते हो? 100 रुपए में से 75 का काम करते हो और 25 का कर देते हो, वेस्ट कर देते हो। सॉफ्ट ड्रिंक में, आइसक्रीम में, चॉकलेट्स में वेस्ट कर देते हो। और यूजफुल वर्क घर वालों के लिए कितना करते हो? 75 का करते हो। तो आपकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी होगी? फ्रैक्शनल एफिशिएंसी हो जाएगी 0.75% एफिशिएंसी हो जाएगी 75%। एफिशिएंसी। और अब समझ में आ रहा है कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। कभी आपने 100% एफिशिएंसी से काम करा है घर का? कभी नहीं करा है, मुझे पता है ना। जो भी काम देते हैं वो काम तो आप आधा ही करते हो, होमवर्क भी आधा ही करते हो, आधे से भी कम करते हो। तो इसका मतलब देखो, जिस तरह से आपकी एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती है, तो फिर इंजन से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी एफिशिएंसी 100% होगी? इनफैक्ट फॉर्मूले से भी हमें दिख रहा है, देखो क्यों। ये दिख रहा है Q2। जब तक Q2 जीरो नहीं होगा, समझ में तो आता है ना, Q2 जीरो होगा तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, मतलब 100%। देखो, जब तक Q2 जीरो नहीं होगा तब तक एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। कहने का मतलब जब तक ये लो टेम्परेचर सिंक में हीट रिलीज करता रहेगा, इसकी एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी। और रियल लाइफ में प्रॉब्लम ही ये है कि कोई भी इंजन बना लो, वो हमेशा हमेशा हीट का कुछ पोर्शन जो है वो वेस्ट करेगा ही करेगा। और इसीलिए कभी भी एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन जो है वो 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा हमेशा कुछ वेस्ट हीट उसे सिंक में रिलीज करनी पड़ेगी। अभी इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। नोट मत करना, मैं नोट तो अच्छे से करवा दूंगा अभी। नहीं, थियोरिटिकली भी नहीं। देखो, ये सिंबल क्या है? देखो, सिंबल है ईटा। ये जो सिंबल होता है ना, ये ईटा होता है। ईटा मीन्स एफिशिएंसी। 12th क्लास में हम लोग एफिशिएंसी ऑफ बैटरी पढ़ेंगे, अभी हम लोग एफिशिएंसी ऑफ इंजन पढ़ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर की भी बात होगी आगे जाकर, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं यहाँ पर। टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाएगा। ये होता है ईटा। एफिशिएंसी का मतलब होता है, इन जनरल मैं अलग से लिख देता हूँ, एफिशिएंसी का मतलब होता है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो इंजन हो, एक जनरल मीनिंग हमेशा हमेशा एफिशिएंसी का ही होगा। डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। अभी एक मिनट रुकना, नोट करने से पहले मैं थोड़ा इस बारे में और डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ इतनी ईजी नहीं जितना आप सोच रहे हो थियोरेटिकली। ये लो टेम्परेचर सिंक में हमें हीट रिलीज क्यों करनी पड़ती है? देखो, अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि इंजन बनते कैसे हैं रियल लाइफ में। जैसे मान लो, सपोज कि आप इंजीनियर बन गए, ठीक है। मान लो मैकेनिकल इंजीनियर बन गए और आपसे कहा गया है कि आपको एक इंजन बनाना है। बहुत सिंपल सा इंजन बनाना है, एक ऐसा इंजन बनाना है जो वेट को लिफ्ट करता हो। उससे सिंपल सा काम कराना है। क्या करवाना है काम बताओ? इंजन से वेट को, जो वेट होगा ना, ब्लॉक, हैवी ब्लॉक्स, वेट को लिफ्ट कराने वाला इंजन बनाना है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सबसे सिंपल सा इंजन आता है। आप क्या करते हो? एक कंटेनर लेते हो। देखो, हम प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं सब कुछ चीज़ें। आपने कंटेनर लिया। कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। कंटेनर के ऊपर आपने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। और कंटेनर के अंदर आपने गैस फिल कर दी। ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस यहाँ पे आपने गैस फिल कर दी। गैस का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर गैस है।
कंटेनर के अंदर गैस फिल करी, ऊपर से आपने पिस्टन लगा दिया, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इंजन आप बना चुके हो। देखो, हाँ, तो सबसे बेसिक आप लोगों ने सबसे बेसिक इंजन बनाया है। सिंक का मीनिंग बता रहा हूँ, सोर्स सिंक क्या होते हैं, सब चीज़ें समझाएंगे हम अभी। ये इतने इजीली समझ में नहीं आएगा। जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बात करते हैं तो ये बहुत डिटेल्ड होता है। मैं बताऊंगा सिंक क्या होता है। सिंक मतलब जहाँ पे आप हीट रिलीज करते हो, ठीक है, वेस्ट हीट रिलीज करते हो, सिंक। पर अभी देखो एग्जाम्पल फॉलो करो, शायद उससे कुछ क्लियर हो जाए, या हो जाना चाहिए उससे कुछ क्लियर, ऐसा लगता है मुझे, हो जाना चाहिए। गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस इंजन बन गया। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, हैवी सा ब्लॉक रख दिया, एम मास का एक ब्लॉक रख दिया, और आप इस ब्लॉक को उठाना चाहते हो। अब मुझे बताओ, क्या ये ब्लॉक अपने आप उड़ जाएगा? क्या गैस को अपने आप पता चल जाएगा? देखो वैसे बता दूं ऑफ द ट्रैक, ये वर्किंग सब्सटेंस ग्रीन में जो लिखा है ना, ये देखो यही वो वर्किंग सब्सटेंस है जो मैं लिख रहा हूँ इतनी देर से यहाँ पे। वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर क्या है, गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस क्या ले रहे हैं हम, इंजन के अंदर गैस ले रहे हैं। गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस, ये वर्किंग सब्सटेंस है। अब मुझे बताओ ये पिस्टन अपने आप लिफ्ट हो जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। इंसेंटिव पता है कैसे दोगे? आप एक बहुत हाई टेम्परेचर का सोर्स ले आओगे। ये है हाई टेम्परेचर का सोर्स, हीटर। हीटर है हाई टेम्परेचर सोर्स। मान लो इसका टेम्परेचर था T1 जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। बताओ हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा ये बताओ? हीट जो है वो सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस में ट्रांसफर होगी। देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। वो याद है आप लोग जब बचपन में छोटे होते हो, वैसे तो बचपन में सभी छोटे होते हैं, पर जब आप बचपन में छोटे होते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम जब आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास लगती थी, थर्ड फोर्थ क्लास में जब लगती थी शायद, है ना, आजकल तो वाइट हेड जो वगैरह आ गए हैं, आजकल तो कंप्यूटर क्लास की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, घर बैठे बैठे प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। पर जब आप थर्ड फोर्थ में जब आपको पता चलता था कि इस साल से आपके स्कूल में कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो आपके माइंड में बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस होते थे कि स्कूल से आने के बाद हम लोग कंप्यूटर बनाना सीख जाएंगे, घर आके कंप्यूटर बना देंगे, ठीक है, घर में 3-4 कंप्यूटर पड़े होंगे, हम 3-4 कंप्यूटर खुद से बना लेंगे। तो वो एक्सपेक्टेशन होती थी क्लास अटेंड करने से पहले। और हाँ, और उसके बाद जब आप जाते थे, फिर उसके बाद आप लोग जाते थे बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके कि आपको कंप्यूटर बनाना सिखा दिया जाएगा पहली ही क्लास में। तो आप जाते थे और आपको कंप्यूटर क्लास में क्या पढ़ाते थे, 3 बॉक्स बताते थे, ये सीपीयू है, ये एएलयू है, और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ऐसे कुछ पढ़ाते थे, सीपीयू आईसीयू पता नहीं आईपीयू क्या पढ़ाते थे, हम भी भूल गए। इनपुट आउटपुट, और ये प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये मॉनिटर है। तो वो बस इतना बता देते थे कि आपको ना फ्लो चार्ट बताते थे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। इनपुट से वो कमांड लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है, वो फ्लो चार्ट होता था। रियल वर्किंग तो बहुत अलग होती है। सेम केस ये फ्लो चार्ट है जिस पर हर एक इंजन वर्क करते हैं। चाहे हम पेट्रोल इंजन की बात करें, चाहे हम डीजल इंजन की बात करें, चाहे हम स्टीम इंजन की बात करें, बहुत सारे अलग अलग थर्मोडायनेमिक साइकिल्स डिफाइंड है। कार्नोट साइकिल की भी बात करेंगे हम, कार्नोट इंजन की भी बात करेंगे। वो सभी इंजन जो होते हैं ना उनके लिए फ्लो चार्ट यही होता है, मतलब जनरल प्रोसेस यही है। हाई टेम्परेचर से हीट लेना पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, बिना वर्क के इसको इंजन बोलेंगे ही नहीं, और कुछ जो वेस्ट हीट है वो सिंक में उसे रिलीज करना ही पड़ेगा। ये फिक्स्ड क्राइटेरिया है हर इंजन का। अब देखो एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक इंजन बनाया, ये है हाई टेम्परेचर सोर्स 100 डिग्री सेल्सियस, गैस का टेम्परेचर 30। ऑब्वियस सी बात है, सबको समझ में आता है कि हीट ट्रांसफर होगी हाई से लो टेम्परेचर। ये हीट ट्रांसफर हुई, मान लो इसने 500 कैलोरी की हीट ट्रांसफर करी है, 500 जूल लिख देता हूँ चलो, Q1 है 500, 500 जूल की हीट ट्रांसफर करी। अब बताओ इस हीट से क्या होगा? इस हीट से दो चीजें होगी। पहली बात तो गैस एक्सपेंड करेगी, कुछ वर्क होगा, और रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग से पता है गैस अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाएगी। ये जो गैस दिख रही है इसका खुद का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। तो गैस ने दो चीजें करी, पहला तो वर्क करा, यूजफुल वर्क करा, और दूसरी बात गैस का टेम्परेचर सब तो कि 30 रहेगा, उसका टेम्परेचर भी थोड़ा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मान लो 500 जूल जो इसने हीट एब्जॉर्ब करी, और मान लो ये मास था 2 kg, और
5 मीटर की हाइट तक ले जाना है, तो वर्क डन निकाल लेना एमजीएच से, ठीक है। जितना भी वर्क डन आता है वो मैं सब उसका भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सबको समझ में आता है, वर्क डन हो जाएगा एमजीएच। देखो गैस एक्सपेंड करके ब्लॉक यहाँ तक आ गया, इसको हटा दो, भूल जाओ, ये हो गया यहाँ तक। और गैस का टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज होके 60-70 कुछ हो गया। पहले गैस कितने पर थी, 30 डिग्री सेल्सियस पर, अब गैस का टेम्परेचर कितना है, गैस एट मान लो 80 डिग्री सेल्सियस आ गई, चलो ठीक है। तो इस प्रोसेस में मान लो जो वर्क हुआ वो वर्क हुआ 350 जूल का, तो रिमेनिंग हीट जो है वो कहाँ गई, अभी बस इतनी बात करते हैं, Q2 की बात ही नहीं कर रहे। देखो 500 की हीट दी, 350 का वर्क हुआ, mgh के इक्वल वर्क हुआ 350, mgh के इक्वल वर्क हुआ, तो रिमेनिंग जो हीट थी 150 वो कहाँ गई, कहाँ गई रिमेनिंग हीट, उसके इंटरनल एनर्जी में, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में चली गई। जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, NCV डेल्टा टी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में इंटरनल एनर्जी में चली गई है। पर अब एक मिनट सुनना, अब यहाँ से ही जो लास्ट पॉइंट था जो काफी लोगों को क्लियर नहीं हुआ था कि ऑल हीट इंजन्स मस्ट वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस, बस मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। मान लो इस तरह के वो दो बैरियर, मतलब पिस्टन जिन पॉइंट्स के बीच में मूव करेगा, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है, पिस्टन जो है ना वो इन दोनों के बाहर नहीं जाएगा। देखो सबसे अच्छा इंजन बनाया आपने कि पिस्टन इसके नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, पिस्टन ये इसके नीचे फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और उसके ऊपर भी यहाँ पे जाके लॉक हो जाएगा पिस्टन। तो ये सर का आपने इंजन बनाया था। अब बताओ मुझे, प्रोसेस हो गया, वर्क आपका हो गया, काम हो गया, इंजन ने आपका काम कर दिया। अब उसके बाद आपको अगर दोबारा वर्क करवाना है तो क्या यहाँ से वो दोबारा वर्क कर लेगा क्या, नहीं, उसे फिर से काम करवाने के लिए आपको उस इंजन को वापस उसके इनिशियल प्रोसेस में, इनिशियल स्टेट में लाके रखना पड़ेगा। इनिशियल स्टेट में लाके रखने का मतलब पता है क्या है, वापस से पिस्टन होना चाहिए यहाँ पर, गैस होनी चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो प्रोसेस हो गया है, वर्क हो गया है, वर्क होने के बाद अब अगर इंजन ऐसा का ऐसा ही रह गया तो दोबारा काम कैसे करेगा वो, उसे आपको वापस साइकिल कंप्लीट करके उसके इनिशियल स्टेट में लाना पड़ेगा। इनिशियल स्टेट का मतलब है गैस को आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे लाना है और पिस्टन यहाँ पे आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि साइकिल कंप्लीट हुआ है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, वर्क हो गया, मैं ब्लॉक हटा देता हूँ, वर्क हो गया, अब वापस पिस्टन को नीचे लाना है। मुझे बताओ पिस्टन को जब आप नीचे लाना है, गैस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस करना, तो क्या अपने आप हो जाएगा, नहीं, इसके लिए गैस को अब जो हीट है, जो इंटरनल एनर्जी जो उसने चोरी करी थी, वो उसे लूज करनी पड़ेगी। देखो बिना इंटरनल एनर्जी लूज किए वो वापस आपके अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकती है। अब इंटरनल एनर्जी लूज करने के दो तरीके हैं, एक तो एटमॉस्फेयर को ही सिंक मान लो, समझ में आ रहा है कुछ, एटमॉस्फेयर ही सिंक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की जब कार के अंदर जो हीट जनरेट होती है उसके आगे वो रेडिएटर लगे होते हैं, रेडिएटर से क्या होता है, जो इंजन की हीट होती है ना वो बाहर निकलती है कार के, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, सिंक है। रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा वो पीछे ना वो मैश लगे होते हैं, हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, कभी वहाँ पे हाथ चिपका के देखना, पता चल जाएगा। वैसे हाथ चिपका के देखना, मेरा नाम मत लेना, हाथ चिपका के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर के पीछे भी हीट रिलीज होती है। और जब भी ऐसे उल्टे सीधे काम करो प्लीज मेरा नाम मत लेना, ठीक है, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है हम वापस उस पर आते हैं। देखो गैस को आपको किस पे लाना है, वापस उसके इनिशियल की स्टेट में लाना है, इनिशियल कंडीशन में लाना है, तो इसके लिए गैस को हीट रिलीज करनी पड़ेगी सिंक में, और वो सिंक अभी क्या है, सराउंडिंग है। सराउंडिंग जो है वो लो टेम्परेचर पर है, जिसमें वो क्या करेगा, वापस से हीट रिलीज करेगा। ये वो हीट है जो वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, जो उसने अपने अंदर स्टोर करी थी, बट उसे वो हीट फिर से रिलीज करनी पड़ेगी वापस अपने इनिशियल स्टेट में आने के लिए, साइकिल पूरा करने के लिए। बात समझ में आ रही है, साइकिल पूरा करने के लिए वापस उसे इनिशियल स्टेट में आना पड़ेगा। पर अब अगर आपको इसको और फास्ट करवाना है तो आप एक आर्टिफिशियल सिंक भी रख सकते हो। आर्टिफिशियल सिंक से हमारा मतलब है कि यहाँ पर अब ये जो पिस्टन है ना, ये जो कंप्लीट आप लोगों ने आपका इंजन बनाया था, इस इंजन को उठाकर किसी लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट पर रख दो। लो टेम्परेचर सिंक, मान लो वो था 10 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या होगा, इसका टेम्परेचर 80, इसका टेम्परेचर है 10, कौन हीट लूज करेगा, कौन हीट गेन करेगा, बाय डिफॉल्ट
यही हीट लूज़ करेगा, यही हीट गेन करेगा। हीट लूज़ करते-करते वापस ये गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, वापस यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आने पर फाइनली जब सेम स्टेट पर आ जाएगी, 30 डिग्री सेल्सियस सेम वॉल्यूम पर आ जाएगी, हम मानेंगे कि साइकिल कंप्लीट हो गया है और ये फ्लो चार्ट अपने आप में अब कंप्लीट माना जाएगा। उसने हीट लो हाई टेम्परेचर सोर्स से ली, कुछ पार्ट उसने वर्क में कन्वर्ट करा, कुछ पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, उसे वो पार्ट लो टेम्परेचर सिंक में रिलीज़ करना पड़ेगा। सोर्स और सिंक, सोर्स जहाँ से हीट लेगा, सिंक जिसको वो हीट देगा। और सेकंड लॉ का सबसे पहला स्टेटमेंट ही ये है, हम कभी भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते हैं, हम कभी भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते हैं जो एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करे और जिसका सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करके उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना हो विदाउट रिलीजिंग वेस्ट हीट टू द सिंक। मतलब वो कुछ ना कुछ वेस्ट हीट तो सिंक में रिलीज करेगा ही करेगा। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है। कहने का मतलब ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल शायद हो सकता है पॉसिबल ना हो हमारे लिए ऐसा इंजन बनाना, पर थ्योरेटिकली भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा इंजन बनाना। सेकंड लॉ जो होता है वो इंजन की एफिशिएंसी पर एक बैरियर लगा देता है। कभी भी आप थ्योरेटिकली भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते हो, प्रैक्टिकली तो दूर की बात है, हम थ्योरेटिकली भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। शायद अब 60-70% क्लियर हो रहा होगा। देखो 100% तो कभी क्लियर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है ना? अभी जैसे मैंने बताया ना, जिस तरह से इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, ठीक उसी तरह से जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी अभी मैं पढ़ाता हूँ या जो भी फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है, वो कभी भी आप 100% ग्रैस्प नहीं कर सकते, कभी भी 100% एफिशिएंसी से ग्रैस्प नहीं कर सकते। 70-75% एफिशिएंसी ही होती है और उसी में हमें हैप्पी रहना चाहिए। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? अरे अभी तो बताया थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। अरे कितने कितने दुष्ट हो यार! अभी तो बताया कि Q2 जो है वो रिलीज़ करना पड़ेगा जब तक Q2 0 नहीं होगा। अरे ये देखो ना Q2 जब तक, अरे मैथ समझ में आता है ना? देखो ना फॉर्मूला क्या लिखा है, 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। ये बताओ 1 कब होगा? ये 1 जब होगा जब Q2 0 होगा। Q2 0 होने का मतलब क्या है? Q2 0 होने का मतलब है कि वो सिंक में रिलीज़ ही नहीं कर रहा हीट। अब जब वो हीट रिलीज़ ही नहीं करेगा सिंक में, तो वापस साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट कैसे करेगा? वो अपने इनिशियल स्टेट पर कैसे आएगा? उसे उसके इनिशियल स्टेट पर भी तो लाना है मुझे वापस, ताकि मैं उससे सेकंड साइकिल में फिर से काम करा पाऊँ। क्या बस एक ही बार काम कराना है क्या इंजन से? कि हर बार काम कराना है? हम क्या करते हैं, इंजन से एक बार ही काम कराते हैं। जैसे कार लेते हो तो कार को बस एक बार चला के रोक दिया, ऐसा? कार के से भी क्या करना है हमें, हर बार उसका साइकिल जो है ना वो कंप्लीट करा के उसे वापस नेक्स्ट साइकिल के रेडी करना है। जो भी इंजन होता है, सो एक साइकिल कंप्लीट होता है, फिर वो दूसरे साइकिल के रेडी होता है। सेम केस, इसको वापस उसके इनिशियल स्टेट में लाने के लिए उसने हीट रिलीज करी तो थी अभी सिंक में। तो जब तक Q2 0 नहीं होगा, एफिशिएंसी 100% कभी नहीं होगी। और Q2 कभी 0 होगा नहीं, तो एफिशिएंसी कभी 100% होगी नहीं। लो भाई, एक डाउट और आया है कि अगर पिस्टन ऊपर ही ऊपर जाता जाए तो थ्योरेटिकली एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अरे ये बात तो समझने की हमें ज़रूरत है कि अगर आपका इंजन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करेगा ही नहीं, तो आप उससे बार-बार वर्क कैसे करा पाओगे? चलो कार में आपने इंजन लगाया और सिर्फ पिस्टन एक्सपेंड करता गया, एक्सपेंड करता गया, एक्सपेंड करता गया। तो थ्योरेटिकली बताओ कि वो जब एक्सपेंड करेगा तो उसकी लेंथ आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी? कभी ना कभी तो आपको उसको वापस ले जाकर इनिशियल स्टेट में लाना पड़ेगा। देखो इसीलिए मैंने लिखवाया था। इसलिए मैंने लिखवाया था कि जो फिज़िक्स में हम लोग हीट इंजन पढ़ते हैं, नहीं बोलेंगे इंजन, क्योंकि आप लोग कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं करते हो कुछ भी। देखो, पढ़ो, पढ़ो, मैंने इसीलिए लिखवाया था। मैं बार-बार एक ही चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा था, पर नहीं, किसी को कुछ सुनना नहीं है। ये पढ़ो क्या लिखा है। दे ऑपरेट इन अ साइकिल, ये हीट इंजन्स की डेफिनेशन होती है हमारे लिए। वैसे भी करने से पहले नोट करने के लिए तो टाइम दे दूँगा। नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों को कुछ इसमें क्लियर हुआ है। 50-60% क्लियर हुआ होगा। उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरा क्लियर हुआ होगा ये। कोई ऐसा जैसे 100% क्लियर हो। हाँ।
देखो अब बिल्कुल सही कर रहे हो सब लोग। 70-80% बोल रहे हो, सबको पता है कि 100% बोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। 100% से कम बोलना है, बिल्कुल सही बात है। चलो नोट करो इसको अब। ये नोट कर लिया था क्या हम लोगों ने? यहाँ से नोट करना है। अब ये नोट करने के बाद इसका जो फ्लो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नोट नहीं किया था, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा एक काम करो, पहले भी ये नोट करो, फिर हम स्लाइड वापस पीछे ले जाएंगे। पहले ये नोट कर लो अब।
चलिए अब फाइनली हम लोग ये सब कुछ नोट करने के बाद बात करेंगे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के स्टेटमेंट्स की। तो सेकंड लॉ का पहला स्टेटमेंट, सेकंड लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। इसमें से आज हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉर सेकंड लॉ, जिसे कहा जाता है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस अब इसको थ्योरेटिकल टच दिया गया है। स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ो, एक ऐसा इंजन बनाना, हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि साइक्लिक प्रोसेस में काम करे। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से, साइक्लिक प्रोसेस लिखा है साथ में, विच वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस, और जिसका सिर्फ एक ही काम हो, जो हाई टेम्परेचर से सिंगल सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करे और उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट रिलीजिंग हीट टू लो टेम्परेचर सिंक। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कभी भी एक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करके 100% एफिशिएंसी दे दे। अब ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एक अलग बात है। इन जनरल जो विजडम होता है, जो इंजीनियरिंग विजडम होता है, वो हमें ये सजेस्ट करता है कि ऐसा इंजन थ्योरेटिकली बनाना भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो दूर की बात है, थ्योरी ही उसे अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि मैक्सिमम जो एफिशिएंसी अभी तक इंजन की है वो कितनी हो सकती है। देखो वही चीज़ हम लोग आगे बताएंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि कोई भी इंजन अगर आप बनाते हो तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, और वो एफिशिएंसी इस बात पे डिपेंड करेगी कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कितना होता है। कार्नोट साइकिल के फॉर्म में हम सेकंड लॉ का एक और स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पर वो बात की बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी हम पढ़ाएंगे, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए भी छोड़ देना चाहिए। चलिए नोट कर लिया होगा होपफुली सब लोगों ने। अब इसके बाद यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट कंप्लीट देखा। आज आज हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देखा, इसका मीनिंग समझा। अब जैसे मैंने आज आपको एक इंजन का एग्जांपल दिया था, जो गैस वाला इंजन दिया था मैंने एग्जांपल, उसी तरह से हम लोग एक इंजन है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वो है कार्नोट साइकिल।
तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट साइकिल वर्क कैसे करता है और एंट्रोपी क्या होती है। मैं पहले से ही बता दूँ कि जो एंट्रोपी वाला पोर्शन है, ऑल्दो ये हम लोग अभी से फॉर्मूला वाइज़ पढ़ेंगे। हाँ, एंट्रोपी का यहाँ पे रिलेशन होगा, बट एंट्रोपी शायद डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ोगे। तो हम लोग यहाँ पर बस जितना यूज़फुल है, रिक्वायर्ड है अभी एट प्रेज़ेंट जो एंट्रोपी वाला रिलेशन है सिर्फ़ वो देखेंगे, अदरवाइज़ जो फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी रिक्वायर्ड है, वो तो आगे की सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। रेफ्रिजरेंट साइकिल जो पर्टिकुलरली हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं फिज़िक्स में और उसका कोएफ़िशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये सब कुछ इसका आगे का सीक्वेंस होगा, एक और स्टेटमेंट आएगा। क्लॉसियस स्टेटमेंट भी है सेकंड लॉ के लिए, तो बहुत सारे अलग-अलग लोगों ने अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।